नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौम्य लॉ स्टडी में। और मैं हूं हरिप्रसाद और आज हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में जो दंड न्यायालय जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उनके वर्गीकरण के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में किस प्रकार से दांडिक न्यायालयों का वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे। आप क्रिमिनल कोर्ट्स को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 6 धारा 6 में जो है क्रिमिनल कोर्ट्स बताए गए हैं। धारा 6 में जो क्रिमिनल कोर्ट्स जो बताए गए हैं वो है अदर देन हाई कोर्ट है। दो चीज़ें उसमें लिखी हुई है 6 में। नंबर 1 कि जो 4 प्रकार की जो कैटेगरी धारा 6 में दी गई है वो हाई कोर्ट के अतिरिक्त होगी, अर्थात उच्च न्यायालय के अलावा होगी। और ऐसे कोई अन्य कोर्ट जो इस संहिता या अन्य किसी विशेष विधि में दांडिक न्यायालयों को स्पेशलाइज कोर्ट बनाया गया, उन कोर्टों के अलावा दांडिक न्यायालय जो सामान्य क्रिमिनल कोर्ट्स कौन से होंगे उनका जो है क्लासिफिकेशन धारा 6 में दिया गया है। धारा 6 ये कहती है सीआरपीसी की क्रिमिनल कोर्ट्स उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और अन्य किसी विधि में या दंड प्रक्रिया संहिता में जो कोर्ट दिए गए हैं उनके अलावा दंड न्यायालयों के 4 वर्ग होंगे। नंबर 1 सेशन कोर्ट, नंबर 2 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या मेट्रोपॉलिटन एरियाज में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, और तीसरी कैटेगरी में आएगा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग। तीसरी कैटेगरी है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये जो तीनों कोर्टें हैं वह है जुडिशियल कोर्ट। और ये जो कोर्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। चौथी जो कैटेगरी होगी वो होगी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट में वो सारे प्रशासनिक अधिकारी आते हैं जो प्रशासनिक संबंधी काम भी होता है। यहाँ पे सीआरपीसी के 3 चैप्टर हैं, 8, 10 और 11। दंड प्रक्रिया संहिता के 3 अध्याय 8, 10 और 11 की जो पावर है वो परिशांति बनाए रखने के लिए या जो है निवारक कार्रवाई करने के लिए है, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए है। अर्थात ये जो काम है वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास में रहेगा। तो ये प्रशासनिक अधिकारी भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट के रूप में काम करेंगे, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, जिनमें होंगे आपके डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह, ये सब एग्जीक्यूटिव कोर्ट होंगे। तो ये जो सीआरपीसी का जो दूसरा चैप्टर है उसमें धारा 6 से लेके 25 के धारा 6 सेक्शन 6 to 25A तक जो है ये चैप्टर है जिसमें क्रिमिनल कोर्ट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें धारा 6 से लेके 23 तक क्रिमिनल कोर्ट्स है और 24, 25 और 25A में जो है लोक अभियोजन या अभियोजन के बारे में बात की गई है। तो क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे पहली जो कोर्ट आती है वो कोर्ट आती है पहले कैटेगरी में सेशन कोर्ट। पहली कैटेगरी की कोर्ट 4 कैटेगराइज किया गया है, इसमें 4 प्रकार के न्यायालयों का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहली कैटेगरी होगी कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय जो है होगा प्रथम। और सेशन न्यायालय में कौन कौन से आ जाएंगे? सेशन न्यायालय में एडिशनल सेशन, अपर सेशन न्यायाधीश और असिस्टेंट सेशन जज भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले सेशन जज। सेशन जज का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 9 में दिया गया। धारा 9 में सेशन कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट है, किस प्रकार से सेशन न्यायालय होगा और किस प्रकार से सेशन न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये सारे जो प्रावधान है सेशन कोर्ट से संबंधित वो सेक्शन
9 में। देखिए मित्रों, जो सेशन कोर्ट होती है वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है स्टेट। जो सेक्शन 7 और 8 को हम देखेंगे तो पता चलेगा। तो उस स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेशन किया जाता है, और जहाँ मेट्रोपॉलिटन एरियाज है उसको अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। क्या होता है कि पहले जो प्रेसिडेंसी सिटीज हुआ करती थी उसका नाम चेंज करके इसमें कर दिया गया, बाद में अभी जो नाम है वो महानगर कर दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में वो डिस्ट्रिक्ट जो होगा, वो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है वो अलग से एक डिस्ट्रिक्ट होगा, और अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बाकी का जो एरिया है वो अलग डिस्ट्रिक्ट होगा। अर्थात उसके लिए अलग सेशन जज होगा और उसके लिए अलग सेशन जज होगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जयपुर अभी वर्तमान में महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, तो जयपुर शहर के लिए अलग से सेशन जज होगा और जयपुर ग्रामीण के लिए अलग से सेशन जज होगा। अर्थात जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है वो पृथकतः एक जिला होगा। तो प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय की स्थापना की जाएगी, और ऐसी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तो पहली बात, सेशन कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। दूसरी बात, उसमें पीठासीन अधिकारी होगा एक, उस पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। एक कोर्ट का सेशन जज दूसरे कोर्ट का एडिशनल सेशन जज भी हो सकेगा, और जो है एक सेशन का अतिरिक्त भार दिया जा सकता है तो वो एडिशनल सेशन जज भी दूसरी कोर्ट का हो सकेगा। अब बात आती है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, सेक्शन 9 का जो 5वां क्लॉज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर कहीं पे सेशन जज की पोस्ट अगर वेकेंट है, अगर पद रिक्त है, तो उस रिक्ति की में कौन सुनवाई करेगा। उस समय अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन लगती है, अर्जेंट हियरिंग होती है, तो ऐसी अर्जेंट सुनवाई के लिए एडिशनल सेशन जज अर्थात अपर सत्र न्यायाधीश को सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट व्यवस्था कर सकता है। अगर अपर सत्र न्यायाधीश नहीं है तो सहायक सेशन न्यायाधीश को, असिस्टेंट सेशन जज को उसकी रिक्ति में सुनवाई करने की व्यवस्था कर सकता है। अगर सहायक भी नहीं है तो सीजेएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी अनुपस्थिति में पद रिक्ति की दशा में हाईकोर्ट व्यवस्था कर सकता है। यहाँ इसी से मिलता जुलता दूसरा एक प्रावधान और है, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो ये जो मैंने बात करी, जब पद वेकेंट हो तो सेक्शन 9 का जो क्लोज 5 है, उस पद वेकेंट की स्थिति में हाईकोर्ट ही व्यवस्था करेगा कि कौन सुनवाई करेगा, अर्थात एडीजे और असिस्टेंट सेशन जज या फिर सीजीएम सुनवाई कर सकता है। लेकिन 10 का क्लोज, धारा 10 का जो क्लोज 3 है, वो ये कहता है कि अगर पद वेकेंट नहीं हो, पद रिक्ति तो नहीं है लेकिन पद पर सेशन जज काम कर रहा है, लेकिन किसी आवश्यक कार्यवश वो जब अवकाश पे जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में कौन सुनवाई करेगा। तो यहाँ पे सेशन जज खुद ये ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि उसकी अनुपस्थिति में कौन सुनवाई करेगा। तो उसकी अनुपस्थिति में सेशन जज ये व्यवस्था कर सकता है कि मेरी अनुपस्थिति में अपर सेशन जज एडीजे सुनवाई करेगा। अगर अपर सत्र न्यायाधीश नहीं है तो सहायक सेशन न्यायाधीश की व्यवस्था कर सकता है, और वो भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो है सुनवाई करेगा। तो यहाँ 9 के क्लोज 5 में और 10 के क्लोज 3 में अंतर यही है कि यहाँ पे पद वेकेंट होता है तब व्यवस्था हाईकोर्ट करता है कि उसके एब्सेंस में कौन सुनेगा, और यहाँ पे पद वेकेंट नहीं होता है, पद भरा हुआ है, लेकिन वो अगर अनुपस्थित रहता है तो खुद व्यवस्था करता है कि उसकी अनुपस्थिति में कौन सुनवाई करेगा। तो ये सेक्शन 9 का क्लोज 5 है। सेक्शन 9 का क्लोज 6 ये कहता है कि उस सेशन जज का स्थान कौन सा होगा, अर्थात किस प्लेस पे वो सुनवाई करेगा, प्लेस ऑफ हियरिंग क्या होगा। तो ये कौन तय करेगा, ये हाईकोर्ट तय करेगा। हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे हो, और हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अन्यथा भी हो।
ये कोई जरूरी नहीं है कि जिला हेडक्वार्टर पर ही जो है सेशन जज बैठे। ऐसी व्यवस्था हाईकोर्ट कर सकता है। हाईकोर्ट के आदेश निर्देशानुसार जो है सेशन जज अपनी बैठक कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं। हर डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज जो है राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठता है, लेकिन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जिसकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सेशन न्यायालय नहीं है, वो है नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट का जो सेशन जज है वो मेड़ता में बैठता है, तो कहीं बैठ सकता। दूसरी बात ये, पर्टिकुलर मैटर की सुनवाई के लिए सेशन जज अपनी सुनवाई का स्थान चेंज कर सकता है। मान लो कोई ऐसा केस आया जिसपे उसको दूसरी जगह बैठ के सुनवाई करनी है, तो ऐसा भी कर सकता है। एक केस है इंदिरा गांधी हत्याकांड, जो केहर सिंह प्रकरण है, उसमें तिहाड़ जेल में जो है सेशन न्यायालय लगाकर सुनवाई की गई। तो ये है धारा 9 जो सेशन न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं। यहाँ अधिकारी की नियुक्ति जो है हाईकोर्ट करता है और न्यायालय की स्थापना जो है राज्य सरकार करती है। अब आता है एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज जो एक मुख्य जो जज होता है उसको इसी रैंक की होती है, सेम पावर है, लेकिन इसके पास प्रशासनिक पावर नहीं है, बाकी जुडिशियल पावर वही होती है। और इससे जो वरिष्ठता में कम हो अपर सेशन जज होता है। असिस्टेंट सेशन जज से संबंधित प्रावधान धारा 10 में है, जो है हाईकोर्ट अपर सत्र न्यायाधीशों की सहायक सेशन न्यायाधीश जो है होंगे, और सहायक सेशन न्यायाधीशों के बारे में कार्य और वितरण के बारे में नियम जो है सेशन जज बनाएगा। ये जो है सेशन जज के अधीनस्थ होंगे। इनके कार्यों और वितरण के बारे में सेशन जज की जो है डिवाइडेशन करेगा और कार्यों का वर्गीकरण करेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि राजस्थान में सहायक सेशन न्यायाधीश की पोस्ट नहीं है, यहाँ केवल अपर सत्र न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश ही होते हैं। तो ये धारा 10 और 10 के क्लोज 3 को मैंने बताया था कि जब सेशन जज जो है अनुपस्थित रहता है पद पे रहते हुए, तो अपनी अनुपस्थिति में कौन सुनवाई करेगा, तो उसके लिए उसकी सेशन जज की अनुपस्थिति में अपर सत्र न्यायाधीश नहीं है तो सहायक सेशन न्यायाधीश, और सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो है सुनवाई करेगा। ये व्यवस्था जो है वो स्वयं सेशन जज कर सकता है। इसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी। जो दूसरी कैटेगरी है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, या फिर महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट। तो यह जो दूसरी कैटेगरी है इसकी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग होगा, देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग कहाँ होगा, तो इसकी धारा 11 सीआरपीसी की धारा 11 में जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में है, जहां महानगर एरिया नहीं है। महानगर क्षेत्र के अलावा हर जिले में जितने स्टेट गवर्नमेंट तय करे उतने जो है न्यायालयों की स्थापना जो है राज्य सरकार कर सकती है, और उसमें पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी। और महानगर एरियाज में धारा 16 में जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान है, जो है महानगर एरियाज में जितने आवश्यक समझे उतने जो है महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय होंगे। तो ये सेक्शन 16 में ये प्रावधान है, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में सेक्शन 11 में प्रावधान है। यहाँ महानगर में भी जो अधिकारी की नियुक्ति की जाती है पीठासीन अधिकारी की, वो हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी, और जो है न्यायालय की स्थापना जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन इन जो न्यायालय होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो होंगे, उसमें जो सबसे प्रशासनिक बड़ी जो कोर्ट होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में प्रशासनिक पावर वाली जो कोर्ट होगी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे सुपरविजन करेगी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंट्रोल करेगी, जिसके जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जिसके अधीनस्थ होंगे, यहाँ पे न्यायिक मजिस्ट्रेट की सबसे बड़ी कोर्ट होगी सीजेएम कोर्ट। जिले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सबसे बड़ी और प्रशासनिक पावर वाली जो कोर्ट होती है वो होती है सीजेएम।
सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये जिले में एक ही कोर्ट होगी, तो यहाँ पे हाई कोर्ट प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। तो एक जो भी सीनियर मोस्ट होता है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकारियों में से उसको एक अधिकारी को जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएंगे, और अन्य जो उसके वरिष्ठता में न्यून है उनको जो है एसीजेएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाएंगे। तो ये जो सीजेएम होता है ये पूरे जिले की जितनी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है उनको कंट्रोल करेगा। उसी प्रकार से महानगर में यहाँ दो बातें लेके चलनी है, एक तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज और एक अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग होता है और महानगर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो है सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है। तो यहाँ मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो प्रशासनिक पावर वाली जो कोर्ट होगी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण करने के लिए वो होगी सीएमएम मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो इनको जो कोर्ट करेगी वो धारा 17 में सीएमएम का प्रावधान है, धारा 17 में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा। अब मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की पावर क्या है? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और इधर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इनके कार्यों और वितरण के बारे में धारा 15 में सबऑर्डिनेशन दे रखा है, कौन किसके अधीनस्थ होगा। तो यहाँ पे जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के कार्यों के वितरण के बारे में नियम बना सकेगा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ रहते हुए। जो सीजेएम है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वो सेशन जज के अधीनस्थ होगा और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय है वो सेशन जज के साधारण नियंत्रण में रहते हुए सीजेएम के अधीनस्थ होंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। अदर देन सीजेएम जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सारे सीजेएम के अधीनस्थ होंगे। तो ये सबऑर्डिनेशन है। इसी प्रकार से मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायिक जो महानगर मजिस्ट्रेट है उनका अधीक्षण और नियंत्रण करेगा, उनके कार्यों के वितरण के बारे में नियम बना सकता है, उनके क्षेत्राधिकार तय कर सकता है महानगर मजिस्ट्रेट। तो ये सीएमएम का प्रावधान 17 में है और सीजेएम का प्रावधान जो है 12 में है। इसके अलावा स्पेशल मजिस्ट्रेट धारा 13 में, स्पेशल फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट 13 में और महानगर मजिस्ट्रेट स्पेशल 18 में जो है प्रावधान दिया गया। स्पेशल किसी स्पेशल पर्पज के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार हाईकोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक किसी पर्पज के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए, और ऐसे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। एक बार में 1 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो ये हो गए सेशन कोर्ट, दूसरी हो गई न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर महानगर एरियाज में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की है। सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी प्रोविजन सेक्शन 11 में ही है। यहाँ हाईकोर्ट व्यवस्था कर सकता है, जितने उचित समझे उतने द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट भी राजस्थान में नहीं है। और फिर चौथी कैटेगरी आती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर रखते हैं, अर्थात जिनको प्रशासनिक काम करना है। ऐसे प्रशासन व्यवस्था के दौरान शांति भंग होती है, परिशांति भंग होती है या लोक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे जो कार्य है सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 में वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों के बारे में धारा 20 से लेके 23 तक की धाराएं जो है उनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करती है। तो धारा 20 में जो है
यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में जितने भी पीठासीन अधिकारी होती हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करेगी। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जितने भी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट करेगा। लेकिन यह न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। लेकिन यहाँ तो न्यायालयों की स्थापना भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। प्रत्येक जिले के लिए एक डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उसके अतिरिक्त जितने अधिकारी, उनमें से वरिष्ठ को जो है एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, और उपखंड के लिए एक अधिकारी को उपखंड मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है। उपखंड मजिस्ट्रेट, जो उपखंड मजिस्ट्रेट होगा, उस उपखंड में जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनका जो है नियंत्रण रखेगा। वो सब जो है उपखंड मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। यहाँ डीएम जो है, डीएम जिले के पूरे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बारे में, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके कार्यों के वितरण के बारे में और उनके जुरिडिक्शन तय करने के बारे में नियम बना सकता है। और एसडीएम जितने भी उपखंड के मजिस्ट्रेट उनके बारे में नियम बना सकता है। सामान्यतः कौन कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं? तो सामान्यतः डीएम, कलेक्टर, एडीएम, अतिरिक्त कलेक्टर, जिसको कहते हैं डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार। ये जो अधिकारी ऐसे होते हैं ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनका प्रावधान 20, 21 और 23 में है। एक इधर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसमें भी उपखंड के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है, जो उस उपखंड के जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय होंगे उनका अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। तो इस प्रकार हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 से लेके 23 तक जो क्रिमिनल कोड्स हैं उनका जो है हमने क्लासिफिकेशन करके अध्ययन किया है। तो आप सभी के लिए ये जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी, और आप जो है सारी जो क्रिमिनल कोड्स जो दी गई है चैप्टर 2 में उनको हमने अच्छे से समझा है। निश्चित रूप से ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे को अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। लाल कलर में नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे जो आने वाले नए वीडियो की आपकी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।